तो डियर व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। आज की इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम बायोस्टैटिस्टिक के यूनिट नंबर 2 को एक्सप्लेन करेंगे, जो कि हमारे पास है ऑर्गेनाइजिंग एंड डिस्प्लेइंग डेटा। तो डेटा कहते हैं मालूमात को, इंफॉर्मेशन को, ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं तरतीब देना, डिस्प्लेइंग कहते हैं शो करना, डिस्प्ले करना। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो हमारे पास डेटा होता है, जो हमारे पास मालूमात होती है, इंफॉर्मेशन होते हैं, तो हम इसको कौन से तरीकों के साथ ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और कौन से तरीकों से हम इस डेटा को डिस्प्ले कर सकते हैं, और हमारे पास कौन से डेटा को कौन से तरीके के साथ हमने ऑर्गेनाइज करना है और इनको ऑर्गेनाइज करने का क्या फ़ायदा होगा। तो ये आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को डिटेल के साथ बताएंगे। बायोस्टेट के यूनिट नंबर 1 में हमने आप लोगों को क्लियर कट बताया था कि बायोस्टेट में हमारा काम होता है डेटा के साथ, मालूमात के साथ होता है कि किस तरह हम डेटा को कलेक्ट करेंगे, फिर उसी डेटा को हमने किस तरह तरतीब देनी है, फिर उसी डेटा से हमने किस तरह रिजल्ट को निकालना है, और वही रिजल्ट हम किस तरह अपने फायदे के लिए, पेशेंट के फायदे के लिए और हेल्थ फील्ड के फायदे के लिए हमने किस तरह उस डेटा के रिजल्ट को यूटिलाइज करना है। तो आज की इस लेक्चर यूनिट में हम आपको बताएंगे कि डेटा को ऑर्गेनाइज और डिस्प्ले कौन कौन से तरीकों से किया जाता है। इस यूनिट को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट 1 का वीडियो लेक्चर ये है, पार्ट 2 का वीडियो लेक्चर ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, जिसके वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहीं से जाकर आप इस यूनिट के 2nd पार्ट को देख सकते हैं। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं हम ऑर्गेनाइजिंग एंड डिस्प्लेइंग डेटा यूनिट नंबर 2 को। तो यूनिट स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के जहन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि हम डेटा को ऑर्गेनाइज क्यों करते हैं। तो ये तो सिंपल सी बात है कि अगर हमारे पास एक डेटा ऑर्गेनाइज होगी, एक स्पेसिफिक तरतीब के साथ होगी, तो उस डेटा को समझना, उसको पढ़ना, समझना और उसको यूटिलाइज करना हमारे लिए इंतहाई ईजी होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि वाई टू ऑर्गेनाइज डेटा। तो आंसर है टू कन्वीनियंटली डिस्प्ले डेटा, ताकि उस डेटा को अच्छे तरीके के साथ डिस्प्ले किया जा सके और पढ़ने वाले को उस डेटा की समझ आ सके। तो इसलिए हम क्या करते हैं, डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। अब ऑर्गेनाइजिंग डेटा, ऑर्गेनाइजिंग मतलब तरतीब देना। तो हम डेटा को, इंफॉर्मेशन को डिफरेंट तरीकों के साथ तरतीब दे सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। पहला हमारे पास है फ्रीक्वेंसी टेबल, 2nd हमारे पास हिस्टोग्राम, 3rd हमारे पास पॉलीगॉन, 4th हमारे पास क्या है कि बार चार्ट, 5th पाई चार्ट, 6th स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले और 7th हमारे पास बॉक्स प्लॉट। तो आज की वीडियो में हम आप लोगों को फ्रीक्वेंसी टेबल के बारे में डिटेल के साथ बताएंगे। बाकी जो हमारे पास ऑर्गेनाइजिंग डेटा के टाइप्स हैं वो हमने इस यूनिट के 2nd पार्ट में कवर किए हैं, तो वो आप इस यूनिट के 2nd पार्ट में जो है देख सकते हैं, और उसका वीडियो भी ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। ये हमारे पास टेबल का एक सैंपल है कि टेबल हमारे पास इस तरह होता है। तो इस टेबल के कुछ पार्ट्स होते हैं, कुछ इसके जो है पोर्शंस होते हैं। सीरियल नंबर हो गया, टाइटल हो गया, स्टब हो गया, कैप्शन हो गया, फुट नोट हो गया। तो ये एक एक को अब हम पढ़ लेते हैं। मेन कंपोनेंट्स ऑफ टेबल। एक टेबल के मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले होता है सीरियल नंबर। सीरियल नंबर किस लिए, फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन। मतलब ये कि सीरियल नंबर ऊपर लिखा होता है जी, ये टेबल नंबर 1 है, टेबल नंबर 2 है, ये जो है हमारे पास टेबल नंबर A, B, C इस तरह। तो वो क्या होता है कि आइडेंटिफिकेशन के लिए हमारे पास टेबल के ऊपर क्या होता है, सीरियल नंबर होता है, और वो मैंने अभी आप लोगों को दिखा भी दिया। देखो ये सीरियल नंबर है, टेबल नंबर 1, टेबल नंबर 2, जिस तरह उसको। तो ये क्या होता है कि इससे हमारे पास टेबल की आइडेंटिफिकेशन होती है, कि आइडेंटिफिकेशन मतलब ये कि ये कौन सा टेबल है। 2nd हमारे पास होता है टाइटल। टाइटल क्या होता है कि ब्रीफ, क्लियर, कंसाइज, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। टाइटल जो होगा वो शॉर्ट सा होगा, क्लियर कट होगा,
कॉन्साइज मतलब ये कि उसमें एक्स्ट्रा चीजें नहीं होगी और वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होगा। तो किसी भी टेबल का टाइटल जो है वो क्या, वो आपको ये बताता है कि ये टेबल क्या है, ये इसमें ये कहां से आया, इसमें जो आपके पास डेटा है वो कहां से आया, किस तरह आया और कब। मतलब ये है कि अगर मैं एक टेबल बनाना चाहता हूं, उसमें मैंने ये लिखा है कि हॉस्पिटल में हमारे पास डिफरेंट बीमारियों के मरीज आते हैं, डिफरेंट बीमारियों के साथ हमारे पास मरीज आते हैं जी। किसी को लीवर प्रॉब्लम होती है, किसको किडनी प्रॉब्लम होती है, किसको हार्ट प्रॉब्लम होती है। तो वो मैंने डिफरेंट अगर टेबल में लिखा है तो टाइटल मैं उसको दूंगा कि पेशेंट विद डिफरेंट डिजीज, जो कि मुझे ये क्लियर कट बताएगा कि ये टेबल में डिफरेंट पेशेंट मौजूद हैं, उनको डिफरेंट डिजीज हैं, और इसके साथ लिखा होगा हॉस्पिटल का नेम, जो मुझे बताएगा कि ये टेबल में जो पेशेंट के डेटा है तो ये कौन से हॉस्पिटल का है। सही है। तो टाइटल हमारे पास जो होता है तो वो टेबल के ऊपर जो हमारे पास, इसको आप हेडिंग भी कह सकते हैं, तो इसके आप वो टाइटल भी कह सकते हैं, जो क्या करता है, जो उस टेबल के बारे में हमें ये बताता है कि ये टेबल में क्या है, कहाँ से इंफॉर्मेशन आई, कब इंफॉर्मेशन आई। इसके बाद होता है नंबर एंड टाइटल। वही दो चीजें कि नंबर और टाइटल, सीरियल नंबर ये हो गया, टाइटल ये दोनों हमारे पास टेबल के ऊपर हमने लिखने हैं, ये मस्ट है। सीरियल नंबर आप नीचे नहीं लिख सकते, ना टाइटल नीचे लिख सकते। टाइटल और सीरियल नंबर क्या होगा, टेबल के ऊपर होगा। यहां पे आप देख सकते, देखो सीरियल नंबर और टाइटल, तो ये दोनों क्या हैं, ये टेबल के ऊपर लिखे हुए हैं। तो सीरियल नंबर आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कौन सा टेबल है, और टाइटल जो है वो हमारे पास बताता है कि इस टेबल में जो मालूमात आप लोगों ने लिखी है, जो इंफॉर्मेशन इसमें लिखी है, तो ये किसके बारे में है, कब की है, कौन से हॉस्पिटल की है, इसमें कौन से लोग आते हैं। इसके बाद हमारे पास होता है कैप्शन एंड स्टब। स्टब लेफ्ट हैंड कॉलम एंड इट्स हेडिंग, कैप्शन अदर कॉलम एंड देयर हेडिंग। यहां पे देख ले आप, ये जो हमारे पास कॉलम है हेडिंग के साथ, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं स्टब। तो हमारे टेबल का फर्स्ट कॉलम और उसका हेडिंग, इसको हम कहेंगे स्टब। ये कंपोनेंट हैं टेबल के, और ये आपके एमसीक्यूज में आ सकता है। इसके अलावा फर्स्ट कॉलम के अलावा बाकी जितने भी कॉलम होंगे और उनके हेडिंग, इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम कहेंगे कैप्शन। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कैप्शन है। सही है। और जो हमारे पास एवरेज और टोटल होगा उन्हीं कॉलम में से जो हमारे पास नंबर लिखे हैं, तो वो हर कॉलम के बेस पे हम लिखते हैं, बॉटम पे। मतलब ऊपर से जो डेटा आया होता है तो हम बॉटम पे क्या लिखते हैं, एवरेज लिखते हैं, या जो हमारे पास टोटल होता है उस कॉलम का। इसके बाद हमारे पास होता है फुट नोट। फुट नोट जिस तरह इसके नाम से जाहिर है कि ये नोट हम कॉलम के बिल्कुल बेस में लिखते हैं, नीचे लिखते हैं, कॉलम से बाहर, टेबल के नीचे हम फुट नोट लिखते हैं। और ये किस लिए, फॉर एलाबोरेशन एंड क्लेरिफिकेशन ऑफ सम पॉइंट लाइक एज इन ईयर, एस ए ऑन लास्ट बर्थडे, सोर्स ऑफ डेटा, या कोई हम रेफरेंस इसमें लिखते हैं, या कहीं बुक से हमने ये लिया हुआ है, या टेबल के हम क्या, टेबल में वो इंफॉर्मेशन जो टेबल में हमने नहीं लिखी तो वो फिर हम एंड में लिख लेते हैं कि आइदर इसमें कोई बर्थडे या कोई डिसेबिलिटी वगैरह है या कोई और इस तरह स्पेशल पॉइंट है, तो वो हम फिर फुट नोट में लिख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते, देखो ये फुट नोट जो हमारे पास है, तो इसमें हम क्या लिखते हैं, इसमें ये टेबल की जो इंफॉर्मेशन हमने कहाँ से ली है, इसका रेफरेंस, या जो है इसमें कोई बर्थडे वगैरह या एज डिफरेंस, जो भी चीज़ होती है तो वो हम फुट नोट में लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास एक टिपिकल टेबल के क्या है, मेन कंपोनेंट्स हैं। हर एक टेबल में आपके पास ये कंपोनेंट्स होने चाहिए। उसका सीरियल नंबर भी होगा, उसका टाइटल भी होगा, उसके फर्स्ट कॉलम इंक्लूडिंग हेडिंग को हम स्टब कहेंगे। इसके अलावा बाकी जितने भी कॉलम हैं उसके हेडिंग के हम क्या कहेंगे, कैप्शन कहेंगे। और हर कॉलम के बेस पे हमने क्या करना है, पूरे डेटा के एवरेज लिखना है। एवरेज हो गया, टोटल हो गया, वो हमने कॉलम पे एंड पे लिखना है। और फुट नोट में हम क्या लिखते हैं, कोई रेफरेंसेस वगैरह या ये टेबल में जो भी मालूमात हैं वो वहाँ पे जो है एज डिफरेंस या बर्थडे वगैरह, तो वो हम
फुटनोट में लिखते हैं। तो ये मेन कंपोनेंट्स होते हैं एक टेबल के, और आप लोगों को एमसीक्यूज के लिए ये मेन कंपोनेंट्स पता होने चाहिए। अब हमारे पास ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डेटा में जो फर्स्ट टाइप था हमारे पास फ्रीक्वेंसी टेबल। अ कंप्लीट फ्रीक्वेंसी टेबल प्रोवाइड अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। देखो फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं? फ्रीक्वेंसी तादाद को कहते हैं कि एक नंबर हमारे पास कितनी दफा आया है। अब एक दो नंबर होते तो हम तो सिंपल कह देते, लेकिन जब हमारे पास नंबर्स या डेटा ज्यादा हो जाता है तो उसके लिए हमने फिर फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना होता है। अ कंप्लीट फ्रीक्वेंसी टेबल प्रोवाइड अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। A frequency distribution is a table that include a set of interval and display the number of measurement in each interval। क्या होता है कि अगर हमारे पास डिस्क्रीट कोई नंबर है 1, 3, 5, 7, 10, 11, 12 इस तरह, तो उसके लिए तो सिंपल फ्रीक्वेंसी टेबल हम बना लेंगे जो आगे आ रहा है। लेकिन अगर हमारे पास कंटिन्यूस डेटा होता है तो उसके लिए हम डिफरेंट इंटरवल्स रखते हैं, तो वो भी आने वाले स्लाइड में हम आपको बता देंगे। लेकिन सिंपल आपको ये पता होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या फ्रीक्वेंसी टेबल में हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट नंबर्स की जो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होती है उन्हीं को हम क्या करते हैं, तरतीब देते हैं, उनको ऑर्गेनाइज करते हैं फ्रीक्वेंसी के लिहाज से, इसलिए इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी टेबल। सबसे पहले हमारे पास है हाउ टू मेक टेबल। तो इन्होंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, 30 नंबर्स ऑफ चिल्ड्रन इन्होंने लिए हैं और उनके ये डिफरेंट नंबर हैं, सही है। तो ये डिफरेंट डेटा उन्होंने हमें दिया हुआ है। अब हमने इस डेटा का फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है। अब आपके मिड एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इस तरह डेटा दिया होगा और कहेंगे कि जी इसका फ्रीक्वेंसी टेबल बनाओ, तो फिर आप लोगों ने फ्रीक्वेंसी टेबल इसका बना लेना है, सही है। सबसे पहले आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि ये जो डेटा इन्होंने हमें दिया है ये डिस्क्रीट डेटा है। अब डिस्क्रीट और कंटिन्यूस डेटा में क्या फर्क है या डेटा के डिफरेंट टाइप्स, तो उसके लिए आप लोगों को इस बाय स्टेट का यूनिट नंबर फर्स्ट पढ़ना होगा, और वो मैंने बाय स्टेट के प्लेलिस्ट में जो है सेव किया हुआ है, मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। तो उस पूरे के पूरे प्लेलिस्ट का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहीं से जाकर आप उस यूनिट को पढ़ सकते हैं, या सिंपली आप यूट्यूब पे सर्च भी कर सकते हैं इंट्रोडक्शन टू बाय स्टेट बाय फरमान, तो वो आपके पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास डेटा है डिस्क्रीट। डिस्क्रीट उस डेटा को कहते हैं जिसमें कोई पॉइंट नहीं होता, इशारिया में कुछ वो नंबर नहीं होते, सही है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप है ऑर्गेनाइजिंग आर फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने का, तो हमने डेटा को ऑर्गेनाइज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, छोटे से बड़े नंबर की तरफ जाना है। तो इस पूरे डेटा को मैं ऑर्गेनाइज करूंगा जी 0 0 1 1 1, इसके बाद 2 जो है वो 5 दफा। तो वो ये जितना भी डेटा है ये तमाम डेटा यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पे इसकी तरतीब मिक्स है। अब हम इसको तरतीब दे देते हैं। सेकंड हम क्या करेंगे, हम फ्रीक्वेंसी टेबल को ड्रा करेंगे, वो सेकंड स्टेप होगा हमारा। यहां पे आप देख ले, ये हमारे पास है फ्रीक्वेंसी टेबल, सही है। फ्रीक्वेंसी टेबल हम यहां इस तरह बनाते हैं। सबसे पहले हमारे पास हम यहां पे लिखेंगे नंबर्स ऑफ चिल्ड्रन, या हम यहां पे लिख लेंगे, इसको नेम भी लिख लेते हैं कि ये चिल्ड्रन हमारे पास हैं। ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये हम सिंपल नंबर ऑफ चिल्ड्रन लिख लेते हैं। अब हम इनकी फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। देखो 0 तो कोई हिंसा नहीं है ना, 0 मतलब 0 का मतलब 0, और एक ह्यूमन बीइंग के लिए हम 0 वर्ड यूज नहीं करते, मतलब 0 का मतलब ये है कि वो पर्सन बिल्कुल है नहीं। लेकिन यहां पे इन्होंने 0 लिखा है, तो मतलब 0 नंबर का जो बच्चा है, सही है। तो 0 नंबर का बच्चा वो हमारे पास 2 है, फ्रीक्वेंसी उनकी 2, तादाद उनकी 2 है। फ्रीक्वेंसी हमें तादाद बताती है। जो 1 नंबर का बच्चा है वो हमारे पास 3 है, जो 2 नंबर का बच्चा है वो हमारे पास 5 बच्चे हैं, 3 नंबर पे जो बच्चा आता है वो हमारे पास 5 बच्चे हैं, 4 नंबर पे जो बच्चा आता है वो हमारे पास 6 बच्चे हैं। ये जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी कॉलम है, तो ये उनके तादाद को लिखते हैं कि जो 0 नंबर पे हैं वो 2 हैं, 1 नंबर पे जो है वो 3 है, 2 नंबर पे जो है वो 5 है। तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले यहाँ पे नंबर लिख लेने, उसके बाद आपने उसकी फ्रीक्वेंसी लिख लेनी है।
इसके बाद थर्ड हम क्या करेंगे, थर्ड हम लिखेंगे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं एक पर्सन की फ्रीक्वेंसी बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल नंबर्स। अब इन तमाम को अगर हम प्लस करें, इन तमाम को अगर हम प्लस करें तो टोटल हमारे पास 30 बच्चे बनते हैं। अगर आप इसको जमा करो तो 2 जमा 3 5, 5 के साथ 5 10, 5 जमा 5 15, 15 के साथ 6 को जमा करो तो क्या आता है 21 आता है। 21 के साथ 4 को जमा करो तो 25, 25 के साथ 2 27, 2 29, 1 30। तो टोटल हमारे पास 30 बच्चे हैं। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है? 0 नंबर चाइल्ड की फ्रीक्वेंसी बाय होल नंबर। तो 2/30, 2 इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई, 30 टोटल फ्रीक्वेंसी है। फिर उसके बाद 3 एक नंबर की फ्रीक्वेंसी है, मतलब एक नंबर पे 3 बच्चे हैं, डिवाइड बाय होल फ्रीक्वेंसी 3। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें यह बताता है कि जो फला नंबर है इसकी फ्रीक्वेंसी होल फ्रीक्वेंसी के मुताबिक कितनी है। तो अगर 30 बच्चे हैं तो उसमें से 6 बच्चे हमारे पास क्या हैं, वो नंबर 4 के हैं। तो ये हमें रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बताता है। इसके बाद हम आ जाते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पे। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें ये कहते हैं कि इसमें हम क्या करेंगे, इसमें जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी वाला बच्चा है मतलब 2, इस 2 को फिर 3 के साथ मिलाएंगे, फिर 5, फिर 5 को फिर 5 के साथ मिलाएंगे 10। क्यों? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम ये करते हैं कि हम 0 से 1 तक, 1 से 2 तक, ये हमें ये बताता है कि 3 नंबर चाइल्ड तक जब आप आ जाते हो तो 3 नंबर के साथ टोटल कितने बच्चे बनते हैं वो हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बताता है 15 बच्चे। अब 15 बच्चे क्यों बनते हैं? 2 हमारे पास 0 नंबर के हो गए, 3 हमारे पास 1 नंबर के, 5 हो गए, 5 हमारे पास 2 नंबर के हो गए, 10 हो गए, और 5 हमारे पास 3 नंबर के हो गए, टोटल 15। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम इस तरह फाइंड करेंगे कि जी फर्स्ट तो हम 2 लिख लेंगे, सेकंड में हम लिखेंगे 2 + 3 5, इसके बाद ये 2 5 के साथ 5 को मिला के 10 आता है, फिर 10 के साथ फिर 5 को मिला के 15, फिर 15 के साथ फिर 6 को मिला के 21। तो हमने इस तरह ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखनी है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें ये बताता है कि देखो ये जो 5 नंबर का बच्चा है तो 5 नंबर तक बच्चे तक यहाँ पे टोटल कितने बच्चे आते हैं, हमारे पास आते हैं 25। सही है। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने इस तरह फाइंड करनी है कि पहली तो हमें यहाँ पर आ जाएगी वही 2, उसके बाद सेकंड 2 के साथ हमने 3 को प्लस करना है तो 5 आ जाती है, फिर 5 के साथ हमने 5 को प्लस करना है फिर 10 आ जाता है, और इस तरह हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को फाइंड करते हैं। सही है। और फिर इसी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का हमारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी होता है कि हम क्या करते हैं कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय ऑल मतलब ऑल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, या होल फ्रीक्वेंसी भी आप कह सकते हो कि 2/30, 5/30, 10/30, 15/30। और ये फिर वही बातें हमें ये कहता है कि 3 नंबर तक जब बच्चों मतलब 3 नंबर तक जब आप आ जाते हो तो इससे ऊपर जितने भी बच्चे हैं ये डिवाइड बाय टोटल, मतलब ये है कि टोटल में से ये कितना हिस्सा अपना बनाते हैं, कितना प्रोपोर्शन इन बच्चों का होता है, तो ये हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे देखिए कि 15/30, मतलब ये है कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये तकरीबन हाफ बच्चे बनते हैं, और वही बात है कि 15 बच्चे हैं तो टोटल 30 हैं और यहाँ तक 15 बनते हैं। तो ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें बताता है। अब सिर्फ एक दफ़ा फिर मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हम नंबर ऑफ चिल्ड्रन लिख लेंगे, फ्रीक्वेंसी हमें उनकी तादाद बताएगा, 0 नंबर पे 2 हैं, 1 नंबर पे 3 हैं, 2 नंबर पे 5 हैं। इसके बाद जो हमारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है तो इस नंबर डिवाइड बाई होल, तो 2/30 हमने इसलिए लिखा कि ये तमाम बच्चे जो हैं इनकी तादाद 30 हैं।
तो 2/30, 3/30, इस तरह हम क्या करते हैं, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं। इसके बाद आ जाती है बात कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की। तो कम्युलेटिव फर्स्ट तो वही हम 2 लिख लेंगे, सेकंड हम 2 के साथ 3 को प्लस करेंगे तो 5, फिर 5 के साथ 5 प्लस करेंगे फिर 10, फिर 10 के साथ 5 प्लस करेंगे 15, और इस तरह हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को लिखते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाता है। फिर वही बात है कि कम्युलेटिव डिवाइड बाई होल, सही है। इसके बाद हमारे पास क्या है, कम्युलेटिव डिवाइड बाई होल, ये जिस तरह 2/30, तो 2 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई 30। इसके बाद 5/30, 5 कम्युलेटिव डिवाइड बाई 30 होल नंबर जो हमारे पास टोटल फ्रीक्वेंसी है। और इस तरह हमारे पास ये एक फ्रीक्वेंसी टेबल हम बनाते हैं। देखो यहाँ पे इन्होंने आपको बताया भी है कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होते हैं कि इट रिप्रेजेंट द रिलेटिव परसेंटेज टू टोटल केसेस ऑफ एनी क्लास इंटरवल। इट obtained by dividing the number of cases in each class interval by the total number of cases। तो हर एक उसमें क्या होता है, हर एक क्लास में कितने बच्चे हैं, मतलब हर एक नंबर की जो फ्रीक्वेंसी है वो हम ऊपर लिख लेते हैं डिवाइड बाई टोटल ऑब्जर्वेशन या टोटल नंबर ऑफ जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है, सही है। तो ये हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इस तरह लिखते हैं। अब वो जो टेबल था हमारे पास फ्रीक्वेंसी टेबल, वो एक डिस्क्रीट डेटा के लिए था जिसमें कोई इशारिया या कंटिन्यूस डेटा नहीं थी। अब हम पढ़ेंगे कंटिन्यूस डेटा के लिए। तो कंटिन्यूस डेटा वो डेटा होती है जिसमें हमारे पास पॉइंट्स आते हैं, जिस तरह देखो फर्स्ट इन्होंने लिखा हुआ है 48.3। तो जो हमारे पास कंटिन्यूस डेटा होगा तो उसके लिए हमने किस तरह फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है वो आप सीख ले। फर्स्ट स्टेप बिल्कुल वही है कि सबसे पहले तो हमने उस डेटा को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, जिस तरह 32, 32, 36, 40। तो इन्होंने यहाँ पे अरेंज किया है किसको, उस फुल डेटा को। तो ये फर्स्ट स्टेप तो वही ओल्ड की तरह हुआ। सेकंड हमने क्या, हमने रेंज मालूम करना है। सेकंड में हम रेंज मालूम करेंगे, और रेंज मालूम करने का जो फार्मूला है वो हमारे पास है कि x मैक्सिमम माइनस x मिनिमम, कि जो डेटा में हमारे पास नंबर हैं उसमें से जो सबसे मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम हमारे पास क्या है 71। तो 71 से हम माइनस करते हैं 32 को, और फिर हमारे पास आ जाता है रेंज आ जाता है कि रेंज हमारे पास फाइंड होता है मैक्सिमम टू मिनिमम। तो मैक्सिमम जो है बड़ा नंबर 71 है, छोटा 32 है, तो इससे हमारे पास आ जाते हैं 39। तो इसका जो हमारे पास कंटिन्यूस डेटा है इसका जो रेंज होगा वो क्या कितना होगा, वो 39 होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि रेंज का क्या फ़ायदा है, तो आगे जाके फिर हम आपको बताएंगे कि इस रेंज का हमने क्या करना है। सेकंड हमारे पास है क्लास इंटरवल। हम इंटरवल्स बनाते हैं। देखो कंटिन्यूस डेटा के लिए हम एक इंटरवल बनाएंगे और हम इस तरह लिखेंगे कि जी हमारे पास जो है 0 से लेके 3 तक एक इंटरवल है। अब इसके दरमियान में जितने भी बंदे आते हैं तो उसकी हम फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे। तो इसके लिए हम क्लास इंटरवल बनाएंगे। इंटरवल जो होता है वो हमारे पास क्या होते हैं, इक्वल और नॉन ओवरलैपिंग सेट होंगे। इक्वल इसलिए होंगे कि हर एक इंटरवल हमारे पास 5 या 6 डिफरेंस के साथ होगा, और वो नॉन ओवरलैपिंग होंगे। ये खैर आगे जाके मैं टेबल में भी बता दूंगा। नॉन ओवरलैपिंग ये मतलब है कि एक इंटरवल में जो हिंसे आते हैं तो वही हिंसे या वही नंबर्स आपके पास दूसरे इंटरवल में नहीं आएंगे। ऐसा नहीं कि एक इंटरवल के हिंसे आपने दूसरे में भी लिखे, तीसरे में भी लिखे, तो फिर वो आपके पास ओवरलैपिंग सेट हो गए, तो वो नॉन ओवरलैपिंग सेट्स होंगे। नंबर ऑफ इंटरवल्स अब कितने बनेंगे, तो नंबर ऑफ इंटरवल जो है वो हम खुद से क्या 5 to 15 लेते हैं। मतलब जो तादाद है नंबर है उसमें जो डिफरेंस है वो हम 5 से 15 तक लेते हैं। विड्थ ऑफ इंटरवल कैन बी टेकिंग अकॉर्डिंग टू मेडिकल और स्टैटिस्टिकल इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएबल। देखो जो हमारे पास विड्थ ऑफ इंटरवल है, इंटरवल में जो डिफरेंस मतलब ये है कि 1 से लेके 5 तक या 1 से लेके 7 तक या 1 से लेके 3 तक, ये जो इंटरवल है ये कितना होना चाहिए, ये डिपेंड करता है हमारे मेडिकल या स्टैटिस्टिकल इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएबल पे।
अब अगर एक इंटरवल में वेरिएबल बहुत ज़्यादा आते हैं तो फिर हम इंटरवल छोटा रख लेते हैं। तो ये डिपेंड करते हैं हमारी नीड के मुताबिक। इसको हम अपनी नीड्स के मुताबिक जो इंटरवल वेट हैं उसको हम कम और ज़्यादा रख सकते हैं। इंटरवल किसे कहते हैं, इंटरवल वेट किसे कहते हैं, तो ये आगे जाके टेबल के थ्रू फिर मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। देखो यहाँ पे आप लोग देख ले, ये हमारे पास इंटरवल बने हैं कि देखो 32 से लेके 37 ईयर्स तक के रेंज में कितने लोग आते हैं, तो वो 3 आते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखो, ये 37 के ऊपर उन्होंने बार लिखा है, तो मतलब ये है कि 37 ईयर वाला इस इंटरवल में शामिल नहीं है। फिर 37 से लेके 42 तक, 42 के ऊपर इन्होंने बार लिखा है, मतलब ये है कि 42 ईयर वाला यहाँ पे शामिल नहीं है। तो ये इंटरवल है, इंटरवल कि 32 से लेके 37 ईयर तक के गैप में जितने भी एज के लोग आते हैं तो वो 3 आते हैं। 37 से फिर लेके 42 ईयर तक जितने भी लोग आते हैं तो ये हमारे पास इन्होंने लिखा है 2 लोग आते हैं। इंटरवल वेट इसे कहते हैं कि 32 से लेके 37 तक। अब 32, 33, 34, 35, 36, तो ये टोटल कितना बनाता है, टोटल बनाते हैं 5। ये इंटरवल वेट हमारे पास 5 है कि 32 से लेके 37 तक। अब ये इंटरवल वेट हैं। इसके बाद ये कितने इंटरवल बने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमने इतने बनाने हैं, तो उसके लिए भी फार्मूला देखो। वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ क्लासेस इंटरवल एज फॉलो। नंबर ऑफ इंटरवल हमने कितने बनाने हैं, तो उसके लिए सिंपल कैलकुलेशन ये है कि जो हमने रेंज फाइंड किया था, मैक्सिमम नंबर माइनस मिनिमम नंबर जो हमने रेंज फाइंड किया था, तो उस रेंज को हम डिवाइड करते हैं विड्थ ऑफ क्लास पे। उस क्लास की कितनी विड्थ है उस पे हम डिवाइड करते हैं कि 39 डिवाइड बाय 5, तो इससे हमारे पास 8 आता है। तो मतलब ये है कि नंबर ऑफ इंटरवल्स हमारे पास 8 बनेंगे। वी टेक नंबर ऑफ इंटरवल एज 8 इन द एग्जाम्पल। मतलब ये है कि हमने 8 इंटरवल्स बनाने हैं या 8 क्लासेस बनाने हैं। ये जिस तरह यहाँ पे इन्होंने दिया है, देखो यहाँ पे 8 इन्होंने बनाए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 8 नंबर ऑफ क्लासेस बनाए हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ये कैलकुलेशन के थ्रू आती हैं। बाकी कंटिन्यूस डेटा का जो फ्रीक्वेंसी टेबल है बिल्कुल डिस्क्रीट डेटा की तरह है कि जी इस रेंज में 3 लोग आते हैं, 2, 3, 4। तो ये नंबर ऑफ पीपल हैं जो इस रेंज में आते हैं। इसके लिए रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बिल्कुल उसी तरह देखो, इसको जब आप टोटल सम करो तो टोटल 30 लोग हमारे पास आते हैं। तो इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी 3/30, 2/30, 3/30, 4/30, बिल्कुल उसी तरह जो हमारे पास सिंपल फ्रीक्वेंसी टेबल का था। इसके बाद फिर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वो भी इस तरह कि फर्स्ट हम 3 लिख लेंगे, सेकंड 3 + 2 हम 5 लिख लेंगे, थर्ड हम 5 + 3 हम 8 लिख लेंगे। तो बिल्कुल उसी तरह इसका जो है हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है और कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी उसी तरह है जो हमने सिंपल फ्रीक्वेंसी टेबल का कहा। तो ये यूनिट नंबर 2 का पार्ट 1 वीडियो लेक्चर था जिसमें हमने आपको बताया कि ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डेटा हम क्यों करते हैं, उसके कौन से टाइप्स हैं, और फ्रीक्वेंसी टेबल पर हमने आपको बताया कि एक डिस्क्रीट नंबर के लिए फ्रीक्वेंसी टेबल हम कैसे बनाएंगे और जो हमारे पास कंटिन्यूस डेटा होगा उसके लिए हम फ्रीक्वेंसी टेबल किस तरह बनाएंगे। अगर आप लोगों को बायोस्टेट में कोई भी क्वेश्चन हो थ्रू कमेंट आप हमसे पूछ सकते हैं। नर्सिंग पैरामेडिक्स से रिलेटेड तमाम वीडियोस के लेक्चर मेरे YouTube चैनल पर मौजूद हैं। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आप लोग हमारे चैनल में इम्प्रूवमेंट के लिए अपना फीडबैक देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करें। अगर आप लोग हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं नोट्स के लिए या कोई और इन्फॉर्मेशन के लिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपना ईमेल नंबर दिया है और इंस्टाग्राम लिंक दिया है, तो आप लोग हमसे इंस्टाग्राम के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।